हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धी तंत्रा पर। और आज हम देखने वाले हैं कि मोशन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, मोशन के फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा कर लिया था कि मोशन क्या होता है। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के दो स्टेट्स जो हो सकते हैं, यानी मोशन, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो मान लीजिए कि कब आप क्या करें, कभी न कभी आपने ट्रैवल किया होगा बस में या फिर ट्रेन में, है ना। तो बस में या फिर ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त आपने ये देखा होगा कि आपके बगल में बैठे हुए जो आपके दोस्त हैं या फिर जो बगल में लोग हैं वो क्या है आपके साथ, वो आपको रेस्ट में नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही आप ट्रेन में या बस में आप बगल बाहर देखते हो, तो आप देखते हो कि जो चीज़ें जो है चलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कि जो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा लग रहा है कि प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है, दुकानें पीछे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, कोई पेड़ है तो पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है आपको? क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है कि जो आप हैं, मतलब कि आपके साथ, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, उसी ट्रेन में वो लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो लोग आपको क्या दिख रहे हैं, रुके हुए न जाए, रेस्ट के, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो मोशन होता है वो रिलेटिव होता है। ठीक, मोशन की हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल को देखते हैं या फिर किसी पेड़ पौधे को देखते हैं तो आपको रुका हुआ दिखता है, पृथ्वी पर रह करके कोई भी व्यक्ति दिखेगा तो। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि पृथ्वी से बाहर जाके उसी पेड़ पौधे को देखेंगे, उसी हॉस्पिटल या उसी बिल्डिंग को देखेंगे, तो वो आपको चलता हुआ दिखेगा या फिर मूविंग कंडीशन में दिखेगा। ठीक है, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो मोशन होता है वो क्या होता है, सभी के लिए सेम नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। ठीक, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिलेटिव रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप आसानी से बोल सकते हो कि द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन, वो क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई मोशन के टाइप्स जो होते हैं। मोशन जो होता है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और मोशन इन सर्कुलर, है ना, सर्कुलर डायरेक्शन में क्या मोशन होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी से हम क्या बोलते हैं, सीधी रेखा में गति। ठीक है, तो इस चैप्टर का, यानी मोशन चैप्टर का, पहला चैप्टर का जितना भी पार्ट हम कर रहे हैं, ज़्यादातर जो हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना, सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है हम बारी बारी से सारी चीज़ें करते जाएंगे, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है, इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे, हम डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, और जो सर्कुलर मोशन है वो इस चैप्टर के हम लास्ट में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है आपके इस सिलेबस में, तो हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारा मेन है वो क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सीधा सा मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोई एक, मान लीजिए कि एक पैथ है। ठीक है, ये आपका है घर, ठीक है, और यहाँ पे आपका है स्कूल। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग है। तो आपके घर से स्कूल तक चलने में
ठीक है। आपने क्या किया, आपके घर से स्कूल तक चलने में आपने इस पूरे रास्ते पर जितनी लंबाई चली है, ठीक है, मतलब आपने जितना पैथ ट्रेवल किया है उस पूरे पैथ की लंबाई ही डिस्टेंस कही जाती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं द टोटल लेंथ ऑफ path traveled by an object, यानी कि द टोटल लेंथ ऑफ द पैथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अभी हम क्वांटिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तक केवल आप ये माइंड में रखिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। साथ में एक क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर हम लिख रहे हैं आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी बता देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। उस पर चर्चा करेंगे, क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर वेक्टर क्या है, ठीक है। फिलहाल आप ये इतना याद रखिए, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और क्या होता है, डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक। तो मान लीजिए कि एक इस तरीके से कुछ रास्ता है, ठीक, और पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी और ये सी। तो इस रास्ते पे मान लीजिए इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि है 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, इसके मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर आप यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप चलते हैं इस रास्ते पे, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपका आंसर होगा कि हमने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। मैंने बोला कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप बी से सी तक चलें तो आपने कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपने कहेंगे कि भाई बी से और सी तक चलने के बीच मैंने 4 मीटर किया। और अगर हम ए से सी तक की बात करेंगे, 3 और 4 हमने क्या कर लिया, 7 मीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया, ठीक। क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि द टोटल लेंथ ऑफ द पैथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस the shortest distance between the initial between initial and final position of an ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया ना, इस बात पे ध्यान दीजिए, आपका कीवर्ड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की केस में, ठीक। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि इस केस में अगर देखें तो इसका आपने बोलेंगे कि भाई अगर कोई व्यक्ति ए से लेके सी तक चला है ना भाई, तो हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि ए टू सी, मान लें कि ए से लेके सी तक अगर कोई चला है व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा इस केस में कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, ए से बी तक हम लिखेंगे भाई ए टू सी में चला, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी प्लस
BC, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगी 3 और 4 मतलब कि 7 मीटर्स के बराबर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, परिभाषा एक बार फिर से आपसे देख लीजिए कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनिशियल पोजीशन क्या है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी, और उसने क्या बोला एक वर्ड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड बना के रखा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये जो डिस्टेंस है ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपका आंसर होगा नहीं, है ना। यानी कि जो इसकी ये वाली डिस्टेंस होगी ये इसकी हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। तो इसकी इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऐसे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ये भाई राइट एंगल है, मतलब इस बुक में मतलब इस चैप्टर में आपको दिया जाएगा जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को, और ऐसे आपको कुछ भी मुड़ा हुआ दिखा रहेगा ना, तो आपको हमेशा समझना है कि राइट एंगल ही है, ठीक है। और आपको ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा क्या होता है, लिख लीजिएगा साइड में, है ना। पाइथा, एक सेकेंड, PYT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, इसे क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, भूल गए, हाइपोटेन्यूस, हिंदी वाले कर्ड बोलते हैं, इंग्लिश वाले हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा कि बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, आप फाइंड कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ इसके, इसमें क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस है वो 7 मीटर आ रहा है ना, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर आ रहा है, ठीक। क्लियर हो गया। शॉर्टेज डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसी की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। इसके साथ एक जो सबसे जरूरी बात है, इसको आप याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए आगे देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। जरा अभी कंफ्यूजन है आपको कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, उसके पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्वांटिटीज के बारे में कि क्वांटिटी किसे कहते हैं। मतलब अभी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला टॉपिक ऑन है, लेकिन बीच में क्वांटिटीज आ रही थी, स्केलर वेक्टर, तो हमने कहा कि आप समझ लीजिए क्या होता है। तो क्वांटिटी कैसे कहते हैं, समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ है ना, हर वो चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी है वो, ठीक है। क्लियर। देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी measured, anything that can be measured is called a quantity। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर
क्वांटिटी होती है, और दूसरी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ जाइए, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड, और क्या होती है इसमें, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि द क्वांटिटीज है ना, to tell which we need only magnitude, we called it a scalar quantities। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें क्या होता है कि those quantities to express which we need magnitude and direction, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, जैसे कि अभी हमने देखा हुआ है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हो गया हमारा, स्पीड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। यानी ऐसा कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, कि मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर मूव कर रही है, ठीक है। तो यह बात पूरी नहीं होती, यह बात सिर्फ डिस्टेंस को दिखाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट पूर्व की दिशा में या फिर उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर मूव कर रही है, तो ऐसा कहते ही वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ठीक है। क्योंकि आपने डायरेक्शन जोड़ दिया है, आपने डायरेक्शन का चर्चा कर दिया ना, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और हमारा हो जाता है वेलोसिटी, हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत सारी भी हैं, ऐसे मान लीजिए कि फोर्स है, ठीक है, वर्क है, ये सारी चीज जो वेलोसिटीज है, ठीक है, आप लीजिए एक्सेट्रा। ये हमने चर्चा कर लिया भाई क्वांटिटीज। क्वांटिटी क्लियर हो गया, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ये याद रखिएगा, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हैट्रेड है ना, हैट्रेड हो गया, लव हो गया, तो इसको क्या हम माप सकते हैं क्या? या फिर आप बोल सकते हैं कि सिंपैथी हो गई, दया, है ना। क्या आप कह सकते हो कि मैंने उसको 5 किलो दया उधार दे दिया, ऐसा कह सकते हो? या फिर वो मुझसे 5 किलो घृणा करता है ना, या मुझसे वो 2 किलो, है ना, 2 किलो लव करता है, ये कोई बात नहीं बनती है ना, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। ये सब चीज़ों को हम माप नहीं सकते, इसलिए हम इसे क्वांटिटी नहीं कहेंगे, ठीक ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम माप सकते हैं, उसी को हम क्वांटिटी कहते हैं। ये बात अब क्लियर हो गई है, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन बन गया आपको कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बताएंगे? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है मुख्य तौर पे, है ना। डिस्टेंस है, ये तरफ क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो 2-3 खास खास अंतर है। पहली बात तो मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस हमारी होती है एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है ये?
ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमारे साथ मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन तो चाहिए ही होता है, ठीक है। और ये क्या हो सकती है, डिस्टेंस लिख लेंगे, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके, कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो कह सकते हैं हम, कि जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। बट डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है हमारी, ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ये क्या हो सकता है भाई, कि हमारा डिस्टेंस हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा या फिर डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ने देखा भाई नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। एग्जाम्पल समझना है तो आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि है ना, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं 3 मीटर्स है, यहाँ मान लेते हैं 4 मीटर्स है। तो इस केस में और जब आप फाइंड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा तरीके से 5 मीटर्स, ठीक। तो इस केस में देखिए जो इसका डिस्टेंस है ना, ए से बी तक का 4 मीटर है। फिर ए से सी तक की बात करेंगे तो वाया बी, तो हम बात करेंगे 4+3, मतलब इस केस में डिस्टेंस आपका 7 हो गया, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट चलता है ए से बी और बी से सी और फिर सी से ए की तरफ चले आता है यहाँ तक। इस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं भाई केस में कि भाई वो चला है ए टू बी, है ना, ए टू बी चला है, एंड देन बी टू सी, तो लिखेंगे प्लस बी टू सी चला है, एंड देन सी टू ए प्लस सी टू ए। तो ए टू बी में उसका डिस्टेंस कितना हो गया था भाई, 4 मीटर का, प्लस बी टू सी में उसका डिस्टेंस कितना हो गया था भाई, 3 मीटर का, और आगे 5 मीटर का। इस तरीके से उसका डिस्टेंस क्या निकल के आता है, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो, कि 4+3+5 कितना हो जाएगा, 12 मीटर्स, ठीक है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसी केस में है ना, कि वो ए से बी जाता है ना, ए टू बी और देन बी टू सी, देन सी टू ए, मतलब सेम ये वाला केस है, ठीक है। लिख लीजिए चाहे तो, कि भाई ए टू बी टू सी टू ए, मतलब ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर से ए चले आया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 मीटर हो जाएगा, क्या लगता है आपको। हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन के हिसाब से, कि भाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में क्या हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट वाज ए, है ना, क्योंकि वह यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, ये घूम के गया फिर से ए पे आया, एंड द फाइनल पॉइंट इज ऑल्सो ए, ठीक है, फाइनल पॉइंट फिर से ए ही है। यानी आप बताइए कि अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएं, है ना, ओवरलैप कर जाएं, तो इस केस में क्या दोनों पॉइंट्स के बीच में
क्या डिस्टेंस होगी आपके हिसाब से? 0, है ना। और यही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में, है ना, क्योंकि जो लेंथ है दोनों पॉइंट्स के बीच में 0 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं मिला आपको मतलब। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला मामला, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी दिक्कत होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें। अब फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है आपकी इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। इसीलिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए, अभी हमने देख लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, एक समान गति। क्या बोलते हैं, एक समान गति, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके हिसाब से, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट में, है ना, मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, या फिर इक्वल लेंथ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, ठीक है। हम लिख लेंगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज traveling equal distances, if any object is traveling equal distances in equal interval of time, ठीक है। So if any object is traveling equal distances in equal interval of time, then we say that the object is in uniform motion। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट को डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे है ना, तो मानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले सेकंड में जो है वो x मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कहाँ पे, पहले यानी फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो सेकंड में, है ना, दूसरे सेकंड में वो क्या करता है, फिर से वो x मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। थर्ड सेकंड में क्या हो रहा है कि वो फिर से वो x मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इससे ये बात क्या क्लियर कर रहा है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हर सेकंड में, मतलब एक इक्वल टाइम इंटरवल है, ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक है। और वो डिस्टेंस भी कैसी है, हर टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, बराबर मात्रा की डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। और इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, यानी टाइम इंटरवल सेम रहेगा आपका, बट उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, डिस्टेंस में आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर, चलो लिखना है तो लिख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लिख ली। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट does not cover equal distances
इंटरवल ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डज नॉट कवर, क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि मान लीजिए कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पैथ है, एक रास्ता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, तो वो पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में वो क्या करता है कि वो चल लेता है 2 मीटर। ठीक है, जैसे ही दूसरा सेकंड मतलब अगले सेकंड में वो चल लेता है, वो कितना, वो चल लेता है 3 मीटर। फिर उसके अगले सेकंड में वो चल लेता है कितना, 1 मीटर। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, देखो इक्वल है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल दूरी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यह चीज़ यह दिखाती है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, बस। तो क्या आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? सॉरी। तो हमने देखा कि भाई यूनिफॉर्म मोशन देख लिया हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे चलते हैं तो क्या होता है कि सड़क पे आप बाइक से हमेशा सेम रेट से नहीं चलते हैं ना, ट्रैफिक है या फिर प्लेन रोड है, खाली रोड है, तो उस हिसाब से आप अपने है ना बाइक की स्पीड को कम ज़्यादा या फिर बोल सकते हैं कि हमेशा रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कुछ हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टॉपिक था। ठीक है, आगे से कल से हमारा टॉपिक शुरू होगा स्पीड, है ना, जो कि इस चैप्टर के जो है मेन टॉपिक्स अभी जो शुरू हो रहे हैं उसमें से पहला टॉपिक है ना, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, ये सब टॉपिक्स को हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत ही शुक्रिया आप सभी का, है ना। लगातार देखते रहिए चैनल पे, और आपके ज़रूरी सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आपको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ फ्लॉस रह गया है, ठीक है, मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे हम क्या कर सकते हैं, कमेंट में जा करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।